हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। और हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी डेरिवेशन कैसी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ कैसे रिलेट कर रहे थे हम उसको, और उसके एनर्जी डायग्राम कैसे हमें देखने को मिले थे। तो ऐसे ही आज क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नेम है रिजिड रोटर। रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और एनर्जी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा से रिलेट करता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करता टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो रिजिड रोटर को देखने से पहले, मतलब रिजिड रोटर का मतलब क्या है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनका मास m1 और m2 है। ये पार्टिकल है m1 और m2, ठीक है, इनका कोई डिस्टेंस होगा आपस का, और ये क्या है, रोटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन में लगे हुए हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कुछ कि एक H है, HCl की बात कर सकते हैं, एक H है और एक Cl है। ठीक है, तो H का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम R1 बोल सकते हैं, और ये Cl का यहाँ से यहाँ, ये सेंटर ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, सेंटर ऑफ मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम R2 बोलेंगे। ठीक है, लेके यहाँ तक का जो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, या हम यहाँ पे स्मॉल r भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल r या कैपिटल R इज द समेशन ऑफ R1 प्लस R2 भी हम लिखेंगे। तो ये तो हो गई मोशन की बात कि एक हैवी पार्टिकल है, एक स्मॉल पार्टिकल है, एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, और ये क्या कर रहे हैं, रोटेशन में लगे हुए हैं। तो जब ये रोटेशन में है तो इनकी एनर्जी कैसे होगी, हम वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिजिड रोटर में, कि दो पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है, m1 और m2 है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हमें लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में, पर जब हमने ये ऑपरेटर डिस्कस किया था तो ये ऑपरेटर हमने कैसे डिस्कस किया था, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड कार्टेशियन के अकॉर्डिंग हमने इनको डिस्कस किया था। कि जब हमने लैप्लासियन ऑपरेटर को ऐसे लिखा था तो क्या था, हमने लिखा था डेल अपॉन डेल एक्स, कुछ इस फॉर्म में लिखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, फिर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन भी साथ में लिख रहे थे। तो ये था हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर। जब हम बात कर रहे थे कहाँ पे, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था। बहुत सिंपल था। 3D में हमने अपने पार्टिकल का मोशन देख लिया था, 3 डायमेंशन में पार्टिकल का मोशन हमने देखा था। पर इस टाइम हमारा जो पार्टिकल्स है, हमारे पास जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नहीं है, दो पार्टिकल है। यहाँ पे हम एक पार्टिकल की बात कर रहे थे कि कोई भी एक पार्टिकल लिया, या तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वाई या जेड, या किसी भी डायमेंशन पे हो सकता था, जब हमने पार्टिकल इन 3D 2D और 1D डायमेंशन में बात की थी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने लैप्लासियन ऑपरेटर को कुछ इस हिसाब से ले लिया था कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई 2, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की पावर 2, इस हिसाब से लिया था। पर अगर अब हमारा क्या है, स्फेरिकल है, मोशन कैसा है, स्फेरिकल है, लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन होता तो हम इस हिसाब से लेते। तो जब हमारा स्फेरिकल मोशन है तो वहाँ पे हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के कैसे चेंज होता है, हमें पहले तो ये देखना है कि चेंज हो कैसे रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये रहा हमारा ओरिजिन, और हमने कोई भी कार्टेशियन अपने ले लिए हैं डायमेंशन, तो मैं इसको बोलूँगी y, इसको मैंने x एक्सिस बोल दिया, और इसको मैंने z एक्सिस बोल दिया। ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, और हमने क्या बोला कि पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन से ये पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, इसको मैंने बोला r, या आप इसको कहीं पे भी बढ़ा सकते हो। क्लियर, इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे
जो z एक्सिस के साथ ये जो पार्टिकल था ना, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, क्या भी बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे। तो इस पार्टिकल से, ये जो पार्टिकल था यहां से यहां तक का जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये एंगल आया हमारे पास थीटा। क्या एंगल आया, इस एंगल का नाम आया थीटा, साइन थीटा। तो जब मैंने यहाँ पे इसके लिए वैल्यू निकाली तो क्या निकली मेरे पास वैल्यू, आर जेड इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यहाँ पे क्या वैल्यू आई मेरे पास, जेड इक्वल्स टू आर साइन थीटा, कि एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है, या हम साइन थीटा, और इसको z एक्सिस से जब हमने इसका एंगल मेजर किया तो वो हमें थीटा देखने को मिला। और कितने डिस्टेंस पे देखा हमने इसको, r डिस्टेंस पे देखा। सेकंड थिंग हम क्या बोल रहे हैं कि एक और, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूं, इससे ये जो हमारा पार्टिकल था यहां से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर स्ट्रेट ड्रॉ किया, और ओरिजिन से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लेके आऊं सीधी, तो जहां पे ये लाइन मीट करेगी इस परपेंडिकुलर के साथ, तो हम बोलेंगे कि शायद एक पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे करना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ओरिजिन से एक लाइन इधर ले जानी है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन आएगी और इस पे जो एंगल बनेगा, जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मीट किया तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको मैं बोलूँगी एंगल क्या बना मेरा, फाई बना। इस एंगल का नाम हमने क्या दे दिया, फाई दे दिया। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, एक्स साइन थीटा कॉस फाई। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वैल्यू आएगी ना इसकी, वो क्या आएगी, एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई। और जो वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर मैं इसको मीट कर देती हूँ तो वाई इक्वल्स टू साइन थीटा साइन फाई। मैथमेटिक्स वाले इजिली इसको समझ पा रहे होंगे कि क्या है ये, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, बट जो मेडिकल के हैं उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसीलिए सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया, z से जो एंगल बन रहा है उसको मैंने थीटा बोल लिया, x एक्सिस से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसको हमने क्या बोल लिया, फाई एंगल बोल लिया। क्लियर। अब देखो हमने क्या कहा कि r के लिए लिमिट क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, कि ये जो r है ना, ये r है जो, देखो z एक्सिस भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है z एक्सिस, और ये जो r है ना, ये r भी 0 से लेके कहीं तक भी जा सकता था। मैंने यहाँ तक लिया, मैं कहीं तक भी इसको ले सकती थी। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, r के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या थी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है। फिर हमने क्या लिया, एंगल थीटा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एजीमुथाल एंगल, क्या भी बोलते हैं, एजीमुथाल एंगल। और ये ना अभी के टर्म में तो नहीं यूज़ किया जाता, जो अब आज के टर्म में मतलब केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये थीटा एज इट इज़ बोला जाता है थीटा, बट एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, एजीमुथाल एंगल। मतलब जो एशियंट हमारे मतलब जो साइंटिस्ट थे वो जब इस एंगल को निकालते थे तो इस एंगल का नाम वो एजीमुथाल एंगल बोलते थे। तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो कहाँ से कहाँ तक की है, वो 0 टू पाई तक की है। कहाँ से कहाँ तक की है, 0 टू पाई तक की है। और फिर हमने क्या लिया, एंगल फाई लिया। एंगल फाई के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम क्या भी बोलते हैं, एंगुलर डेविएशन। फाई को क्या भी बोलते हैं, एंगुलर डेविएशन। कि यहाँ पे अगर हम इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पे एंगल में क्या डेविएशन देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डेविएशन। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। बाउंड्री कंडीशन देख ली कि r के लिए है 0 टू इन्फिनिटी, थीटा के लिए है 0 टू पाई, और फाई के लिए क्या है 0 टू 2 पाई। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो सर्कल के बीच में मैंने लाइन लगा रखी है, तो जब सेमी सर्कल होगा तो हम वैल्यू लेते हैं पाई, जब सेमी सर्कल होता है तो वैल्यू लेते हैं पाई, और जब फुल सर्कल होता है तो उसके लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, 2 पाई लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने स्फेरिकल में एंगल्स को जानने की कोशिश की कि जब हमारा
पहले हमने 1D 2D 3D में देखा था कि पार्टिकल लीनियर मोशन में है, पर इस टाइम जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे मासेस हैं m1 और m2 पार्टिकल है, वो लीनियर मोशन में नहीं है, वो एंगुलर मोशन में है। तो जब वो एंगुलर मोशन में है तो तब उनका लैप्लासियन ऑपरेटर कैसा होगा। तो ये इतना आपको समझ आ गया। अब आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, और नॉन मेडिकल वाले भी मतलब इस चक्कर में मत पड़ना कि हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है। आपको डायरेक्ट लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू जो है याद रखनी है। क्या है उसकी वैल्यू, देखो लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो तब लैप्लासियन ऑपरेटर की हमने जब वैल्यू पुट करनी है तो वो वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो वैल्यू कैसे होगी, लैप्लासियन ऑपरेटर को मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1/r² डेल अपॉन डेल r², ठीक है। पहले r को ले लिया, फिर r का अंदर हमने ले लिया r² अपॉन डेल r², सॉरी यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, लैप्लासियन ऑपरेटर 1/r² डेल अपॉन डेल r, ठीक है। जब मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, तो r² आपको एज इट इज वैल्यू याद रखनी है, इसको पहले डिराइव करने नहीं लग जाना आप। जो मैंने अभी वैल्यू लिखी थी बाउंड्री कंडीशन, वहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये वाली, पर हमने नहीं निकालनी, हमने डायरेक्ट करना है अपॉन डेल r, ठीक है। पहले r के लिए ले लिया हमने, फिर थीटा के लिए लेंगे, फिर फाई के लिए लेंगे। तीन ही ऑपरेटर तो हमें देखने को मिल रहे थे जो हमने अभी बनाया था, तो वहां पे हमें तीन ऑपरेटर देखने को मिले, एक r देखने को मिला, एक थीटा देखने को मिला और एक फाई देखने को मिला। तो ये तो हो गया dr r के रेफरेंस में। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू किसके उसमें ले लेनी है, थीटा के लिए, 1r² साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस फिर से हमने यही लेना है 1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब देख के डर गए, डरना नहीं है, देखो r है कांस्टेंट, r क्या है, अब हमने जो रिजिड रोटर के लिए लेना है तो r क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो जहाँ जहाँ पे r की टर्म है ना वो तो कैंसिल कर दो, पहले तो ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये पूरी वैल्यू लेनी है, पर जब हम रिजिड रोटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये पूरी टर्म निग्लेक्ट कर दो, इस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर दो और इस टर्म को निग्लेक्ट कर दो। तो रिजिड रोटर के लिए लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर, यहाँ पे मैं रिजिड रोटर लिख देती हूँ, क्या रह जाता है, सिंपली रह जाता है 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/sin थीटा डेल थीटा अंदर डेल स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर। सिंपली ये रह जाता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये है हमारा, देखो मैं इसको रब कर देती हूँ, तो ये है लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर रिजिड रोटर के लिए। आप चाहे तो यहां से ही याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो आगे करना क्या है, हमने कहा था ये एक m1 है और ऐसे यहाँ पे कोई m2 है, ठीक है, और ये क्या है, इनका सेंटर है, क्योंकि एक छोटा होता है एक बड़ा होगा। एनाइन कैटाइन की बात कर लें तो एक साइज में बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया r1 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया r2, और ये जो ओवरऑल डिस्टेंस था ये क्या हो गया हमारा r हो गया। तो अब देखो क्या हुआ, रिजिड रोटर वैसे क्या है, ये स्टडी करता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के मोशन के बारे में स्टडी करता है कि कैसे वो रोटेट हो रहा है 1/m का ऑपोजिट। तो रिड्यूस मास के लिए हम क्या ले सकते हैं,
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास रिड्यूस्ड मास, जो मास रिड्यूस्ड हो रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, मतलब रुके हुए तो नहीं है ना। अब एक साइज में बड़ा है, एक छोटा है। अब देखो एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा जब वो बीच हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पे रोटेट करना शुरू हो जाएंगे। कैसे रोटेट, ये जो सेंटर है ना, सेंटर तो बहुत ही निग्लेजिबल है, पर वो रोटेट करना शुरू कर देंगे। मतलब उनका एक फिक्स सेंटर नहीं होगा, पर रोटेशन वहाँ पे ज़रूर देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे 0 हो गई। और हमें पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या था, T प्लस V था। तो T क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। या हम टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या होता है, एनर्जी के इक्वल तो होता है। तो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी होगी 0। तो अब बात आई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे निकालनी है, देखो। तो काइनेटिक एनर्जी होती है स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। स्क्वायर ऑफ द मतलब जब रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, जब रोटेशन हो रहा है। वैसे तो हाफ mv स्क्वायर होता है, आपको पता है, पर जब रोटेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर के, एंगुलर मोमेंटम इसका स्क्वायर ले लिया, अपॉन में हमने क्या कर दिया, 2i कर दिया। तो ये है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, एल के साथ डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम, ये एल क्या था, लेप्लेशियन ऑपरेटर हमने यहाँ पे पुट कर देना है। एल की जगह पे लेप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो देखो कैसा आया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा कुछ इस तरह से आया, तरीके से आया, एच स्क्वायर अपॉन 4 फिर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन स्क्वायर डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा, सॉरी डेल फाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें पता था कि क्या था, H इक्वल्स टू L अपॉन 2i। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी ना, ये स्क्वायर में था। तो अब मैंने क्या करना है, ये एज इट इज इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 2i के साथ। तो जब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास, देखो यहीं पे मैं इसको करेक्ट करने वाली हूँ। तो ये बना मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और यहाँ पे 2i लिखना पड़ेगा। तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, और यहाँ पे i आ गया। तो ये आ गई हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे करके वेव फंक्शन के इक्विवेलेंट हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, इसके साथ वेव फंक्शन अटैच करना है। तो ये तो रहा मेरा पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो मैं यहीं पे कर रही हूँ, इसी के साथ मैं यहाँ पे वेव फंक्शन लगा रही हूँ, इस पूरे के साथ वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ई साई कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने साई को कैसे लिया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं कैसे बुक में ना अजीबोगरीब टर्म दे रखी होती है। तो हमें पता है कि ये वेव फंक्शन है, और यहाँ पे हमारे 2 कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, थीटा और फाई। कौन कौन से, थीटा और फाई, थीटा और फाई। तो देखो हमने जब 1D और 2D के लिए किया था तो वेव फंक्शन हमने ऐसे निकाला था, एक्स वाई ये इसके फंक्शन हो गए। तो इसके लिए कैसे निकाला था, एक्स, ये प्रोडक्ट बताया था हमने कि प्रोडक्ट होता है किसका, एक्स और वाई का। और एक्स का हमने क्या लिखा, यहाँ पे छोटा एक्स भी लिखा था एक साथ में, और यहाँ पे y मतलब x के वेव फंक्शन के इक्वल होगा और y के वेव फंक्शन के इक्वल होगा। ऐसे लिखा था हमने 2D में, और 3D में हमने z भी डाल दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेटर है थीटा और फाई। तो ये कैसा होना चाहिए था, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, थीटा और थीटा के साथ छोटा थीटा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट फाई, फाई के साथ छोटा फाई,
ऐसे होना चाहिए था, पर यहाँ पे हमें बुक्स में ऐसे देखने को मिलता है। कैसे कि थीटा की जगह कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ये थीटा और ये ऐसे। तो क्या था, ये जो कैपिटल थीटा होता है ना, कैपिटल थीटा, तो इसको ग्रीक में, कैपिटल थीटा को ग्रीक में कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि उन्होंने शायद फाई को ही उल्टा दे दिया होगा, नहीं, उन्होंने थीटा ही दे रखा है, पर जो कैपिटल थीटा होता है ना, उसको ग्रीक जो वर्ड होता है, हमें अब नहीं आता है, पर ग्रीक वर्ड में कैपिटल थीटा को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो अब फिर से सेम वही 2D 3D में जो हम काम करते आ रहे हैं कि वेव फंक्शन की जगह हमने थीटा और फाई लगा देना है। जहाँ पे वेव फंक्शन है वहाँ पे थीटा और फाई, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा और फाई आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना थीटा और फाई के साथ। तो एट द एंड, मतलब यहाँ पे वेव फंक्शन की जगह हमने क्या लिखना है, कैपिटल थीटा और फाई, और यहाँ पे भी वेव फंक्शन की जगह हमने क्या लिखना है, कैपिटल थीटा और फाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आई, एल प्लस 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है, और एच स्क्वायर। तो ये आई हमारे पास यहाँ से एनर्जी की वैल्यू, जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया, ठीक है। 3D बॉक्स वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जस्ट वहाँ पे एक्स वाई था, कंफ्यूज नहीं होना है बुक को देख के, वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की जगह थीटा और फाई है, बस, ठीक है। ये थीटा वाली इक्वेशन है, वो पूरी फाई वाली इक्वेशन है, फिर थीटा और फाई के साथ उसको डिवाइड कर देना है। एक जगह पे सिर्फ थीटा रह जाएगा, एक जगह पे सिर्फ फाई रह जाएगा, वहाँ से हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी ये। तो जब हमने रोटेशनल की बात की कि हम बोल रहे हैं कि रोटेट हो रहा है, तो हम इसकी स्टडी कहाँ पे करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो वहाँ पे एल की जगह पे क्या लिखा जाता है, जे लिखा जाता है, एल की जगह पे जे लिखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एल है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जे कर देंगे। तो हमारे पास एनर्जी के लिए जो वैल्यू, एनर्जी के लिए जो हमारे पास टर्म आई है वो कुछ इस टाइप से आई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एनर्जी डायग्राम फटाफट से। एनर्जी का डायग्राम हमने देख लेना है कैसे, जे प्लस 1 एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई। तो यहाँ पे एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई को हम क्या डिनोट करते हैं, बीटा डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई को हम बीटा डिनोट करते हैं। तो ये टर्म हटा के मैं यहाँ पे बीटा लिख सकती हूँ, तो मैंने बीटा लिख दिया। अब देखो, जब j इक्वल्स टू 0 लिया हमने, j इक्वल्स टू 0 लिया, रोटेशनल स्पेक्ट्रो के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एनर्जी जो हमने 0 पे देखी वो क्या आई है, 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो यहाँ पे आई 0 बीटा। जब एनर्जी इक्वल्स टू 1 लिया हमने, मतलब j इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये आ गया 2 बीटा। जब एनर्जी 2 के लिए ली हमने, तो हमें कैसे देखने को मिला, j इक्वल्स टू 2, एनर्जी यहाँ पे हमें देखने को मिली 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई j कितने, देखो 2 प्लस 1 3, ये भी 2 था, 3 मल्टीप्लाई 2 6 बीटा देखने को मिली। जब हमने j इक्वल्स टू 3 लिया तो E 3 था, तो एनर्जी कैसे देखने को मिली, 3 प्लस 1 4 4 3 12। तो ये तो हमने देख लिया कि एनर्जी हमारे पास आ कैसे रही है रिज्ड रोटर के लिए। अब इसका जब हमने डायग्राम बनाना है तो कैसे, देखो जो हमारी फर्स्ट एनर्जी है वो यहाँ पे है E इक्वल्स टू 0, जो कि है 0 बीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे है एनर्जी, वो कितनी है, E1 कितनी थी, 2 बीटा। फिर 2 बीटा के बाद एनर्जी क्या है, 6 बीटा, 6 बीटा है, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड एनर्जी है वो हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है E3, ये कितनी है, 12 बीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें गैप कितना देखने को मिल रहा है मुझे,
2 बीटा का गैप देखने को मिल रहा है। इस एनर्जी से E2 माइनस E1 अगर मैं देखूं कितना गैप मुझे देखने को मिल रहा है, 4 बीटा का गैप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कितना एनर्जी का गैप देखने को मिल रहा है मेरे को, 6 बीटा का गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रिजिड रोटर के हमने एनर्जी लेवल की बात की कि ऐसी ऐसी हमें एनर्जी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अभी देखने में डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जब आप इसको एक बार सॉल्व करना साथ साथ में मेरे शुरू करोगे तो ये बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक रिजिड रोटर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।